हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम। कल हमने प्राथमिक स्तर की बात की थी और आज हम करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की बात। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेना चाहती हूँ। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में और डिस्कशन ग्रुप में जैसे कि अपनी इच्छा व्यक्त की कि आप लोग चाहते हैं कि हर टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड PYQs हों। हालांकि मैं ऐसे ही चल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही चल रही हूँ कि हर टॉपिक, हर चैप्टर को कंप्लीट करवाने के बाद उससे रिलेटेड मैं PYQs लेकर आती हूँ। हमने अभी एक चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है पेडागोजी में, जो कि है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की प्रकृति। और अब ये चैप्टर आपका पिछले सैटरडे कंप्लीट हुआ था और आप चेक कर लीजिए, मंडे को इससे रिलेटेड PYQs या क्वेश्चंस हैं जिनकी PPT मैंने ग्रुप में भी शेयर की है। ठीक है, तो जिन्होंने ये नहीं अटेंड किया है वो कर लीजिए और अपने मार्क्स वगैरह भी देख लीजिए कितने आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। अभी मेरा यही प्लान था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं कल यानी कि सैटरडे को आपको मैं ये वाले इससे रिलेटेड PYQs करवाऊंगी। लेकिन अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि है ना, आप लोग कैसे चाहते हैं, जैसे कि हमने जो कल बात की थी, हमने वो बात की थी पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक था हमारा प्राइमरी लेवल। ठीक है, और आज हम बात कर रहे हैं पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल। तो इनके क्वेश्चन अलग अलग करवाए जाएं या एक ही दिन मैं कल ही डाल दूं, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, कि आपको ये चाहते हैं कि मैं इसके कल और इसके मंडे को करवाऊं या फिर दोनों के सैटरडे को ही करवा दूं। इसमें 10-12 क्वेश्चंस है, इसमें 10-12 क्वेश्चंस है, तो आप 25 क्वेश्चन एक साथ चाहते हैं कि तोड़ तोड़ के अलग अलग से चाहते हैं। जैसे भी आप चाहते हैं, आपके मन में कोई और तरीका हो, कोई और सजेशन हो, तो मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन में या डिस्कशन ग्रुप में। हाँ, बाकी इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी उसी से करते हैं ना, जिससे हमें उम्मीद होती है कि हाँ वो हमारी बात सुनेगा। ऑफकोर्स आपकी बात सुनी जाएगी, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, चलिए फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर। अभी उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, इसका मतलब उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा हुआ? 6th से 8th, 6ठी से 8वीं। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, वो बच्चा प्राइमरी लेवल को पार करके यहां पहुंच चुका है, मतलब उसको इसके विषयों का ज्ञान है। और अगर इसके विषयों का ज्ञान है तो अब आपको इस तरीके से अपना करिकुलम डिजाइन करना है, जो कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने हमें दिया भी है। हमें इस तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करना है कि अब जो उसने यहाँ पे क्षमताएं हासिल कर ली हैं, हम उसको और डेवलपमेंट और विकास कर सके और अपने मैथ्स का भी उसको उतने अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, तो अब हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कह रहा है कि जो टॉपिक्स हैं वो कैसे होने चाहिए? पहले तो ज्यामिति, यानी कि आपका ज्योमेट्री के थ्योरम्स पे आधारित होनी चाहिए। ज्योमेट्री के थ्योरम्स, ज्यामिति के साध्यों पर। बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे कि एकदम शुरू में आप एक बिल्कुल सडनली आप बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स करवा दीजिए बच्चों को, नहीं, पर शुरुआत कर सकते हैं अब यहां से, क्योंकि बच्चा माइक्रो एलिमेंट से वाकिफ हो चुका है। माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि सूक्ष्म बातों से। जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपको अपनी लाइफ की सबसे पहली थ्योरम कौन सी याद आती है?
जहां तक मुझे याद आती है कि मैंने जो अपनी पहली थ्योरम करी थी, ज्योमेट्री, और ये इसका मतलब है थ्योरम। तो मैंने जो अपनी पहली थ्योरम की थी वो कौन सी की थी? वो शायद क्लास 7th में की थी यार, उससे पहले कोई आप लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, मुझे तो याद नहीं आ रही है। तो क्लास 7th में की थी मैंने पाइथागोरस थ्योरम, याद कीजिए, सिंपल थ्योरम थी पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या था? सिर्फ p² + b² = h²। ये था सबसे सिंपल, इतनी सिंपल थ्योरम थी, ठीक है नहीं? लेकिन शुरुआत हमने बहुत सिंपल थ्योरम से की थी। लेकिन हमने इसके बारे में भी तभी पढ़ा ना जब हमें ये माइक्रो एलिमेंट्स क्लियर थे। यानी कि सबसे पहले तो ट्रायंगल के बारे में पता था हमें, फिर हमें राइट एंगल यानी कि ये जो हमारा कोण होता है 90 डिग्री का, उसके बारे में नॉलेज थी। हमें लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड के बारे में नॉलेज थी। किरण, रे के बारे में हमें पता था। जब हमें ये सारी छोटी छोटी चीजें पता थी तभी हम इसको समझ पाए ना। तो यही बात है कि अब हमें माइक्रो एलिमेंट्स इस एज में आके बच्चे को क्लियर हो जाते हैं, तो अब ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। अब हम थ्योरम्स में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्टनेस की ओर बढ़ रहा है, अमूर्तता की ओर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम ऐसी चीजें हम उसके आगे इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चा और थोड़ी और अच्छे से समझे और अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सके। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये लिख लीजिएगा, ज्यामिति की साध्यों पर आधारित, या ज्यामिति थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स। ठीक है, जैसे कल हमने टॉपिक्स लिखे थे वैसे आज भी लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या कहता है एनसीएफ 2005 की इंट्रोडक्शन ऑफ एलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बीज गणित का प्रारंभिक ज्ञान। आपको एलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब अब नंबर्स को धीरे धीरे कम करके आपको वेरिएबल्स पे काम करना है। ठीक है, सीधा सीधा अंकों से ना बात करके अब हम x, y, z पे आ जाएंगे। और याद करो कि 6th क्लास में ही सबसे पहले आपको एलजेब्रा इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल आपसे बातें गई थी कि x वाली टर्म्स x में ऐड कर दो, y वाली टर्म्स y में ऐड कर दो, सिर्फ इतना ही कहा था कि नहीं? बहुत सिंपल चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान दिया था। सॉरी। और इसमें भी आपसे कहा है कि इसमें आपको किसके थ्रू जानना है। इसके लिए आपको और क्या जानना जरूरी है? एक तो कंसेप्ट मैपिंग, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी। और दूसरा है, इसको कहेंगे मानसिक मानचित्र। ठीक है, और दूसरा आता है आपका जर्नलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूं। इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा करना है, लेकिन इसके थ्रू करना है। इसके थ्रू एक्चुअली ये नहीं है कि एनसीएफ कह रहे हैं कि जबरदस्ती करो, चाहे नहीं इसमें फिट हो रहा हो तो भी करो। एक्चुअली हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बताती हूं मैं कैसे। देखो, एलजेब्रा का मैंने आपको बताया, सिंपल चीजें सिखाई थी पहले आपको, सिर्फ x + 3x + y + 2z, ये सब चीजें एक सिंपल कैलकुलेशन है। इसको आप कैसे कर देंगे? 4x + y + 2z। चलो जी, हो गया, कर लिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बाद एलजेब्रा सिर्फ यही तो खत्म नहीं होता। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? पहले थोड़ी सिंपल चीजें सीख लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्क्वायर्स के बारे में, जैसे कि आपके सिंपल फॉर्मूलाज जो आते हैं, a + b का होल स्क्वायर, इस बारे में बात करते हैं, या a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या है a + b? मतलब कोई भी दो नंबर
ये सामान्यकरण ही तो है कि कोई भी दो नंबर, एक जर्नल फॉर्मूला है, ये एक जर्नल फॉर्मूला है। तो यही है आपका सामान्यकरण सबसे पहले तो, कि जर्नल फॉर्मूला पे हम काम करते हैं। मतलब अगर हम इसमें कोई भी दो नंबर भरेंगे तो हमारे पास आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। और उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, जब हम बात करते हैं क्यूब्स की, यानी कि वर्ग। ये तो वर्ग की बात हुई, या बात हुई घन की। तो वर्ग, घन, और भी आगे इसमें कई तरह की और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये सब क्या है? ये तो जो फॉर्मूले हैं ये तो है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि अलजेब्रा की बात शुरू की और आपको सीधा पहले घन का फॉर्मूला बता दिया, क्यूब का फॉर्मूला बता दिया। ऐसा तो नहीं करते। हम पहले ध्यान देते हैं कि पहले हम सिंपल चीजें समझाएं, फिर हम बात करें स्क्वायर की, फिर बात करें क्यूब की। तो ये जो हमने मैपिंग तैयार करी है, जो हमने मानचित्र तैयार करा है अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, कि हमें कौन सा टॉपिक किस तरीके से, किस क्रम में पढ़ना है, हम उसी को कह जाते हैं कंसेप्ट मैपिंग। थोड़ा सा साइड में पहले तो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा लिख लीजिए और इसके बारे में सिंपल सा क्वेश्चन बना लीजिए, साइड में स्टार डाल के लिख लीजिए। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब होता है मानसिक मानचित्र, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के क्रम को एक तरीके से याद कर लेते हैं। जर्नलाइजेशन समझ गए हैं कि जब हम एक फॉर्मूला को जर्नलाइज वे में यूज करते हैं, उसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं होती। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है इस पूरे दुनिया में कि जिन दो नंबर को हम यहाँ डाल के ऐड करके उनका स्क्वायर करें तो ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे जनरलाइजेशन और कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये तो आपके वो टॉपिक्स हो गए जिनके आगे आपको थोड़ा और समझने की जरूरत थी। इसके बाद आपके सिंपल टॉपिक्स हैं, उन्हें भी लिखते जाइए। स्क्वायर के बारे में बात करनी चाहिए अभी मैं। अब क्या आ जाते हैं, और तीसरा टॉपिक क्या है आपका? वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। इस एज तक आपको और बाकी जो जनरल कंसेप्ट्स है मैथ्स के, वो सब सिखा देते हैं 6th to 8th में। ठीक है, जैसे कि वर्गमूल की बात हो गई, फिर बात हो गई आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, है ना। ये भी एक जर्नल मैथ्स का टॉपिक है, क्योंकि इनसे टॉपिक्स निकलते हैं जो आप 11th 12th में करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत, एरिया, क्षेत्रफल, 7th टॉपिक है आपका ग्राफ या इसे डेटा हैंडलिंग भी कह सकते हैं। आपके ये सारे टॉपिक्स और दिए हैं एनसीएफ ने कि ये सब टॉपिक्स भी आपको 6th to 8th में कवर करवा देने हैं। अच्छा, किसी किसी के मन में ये वाला डाउट आया होगा कि एरिया तो 1st to 5th में भी था, प्राइमरी लेवल पे भी था, तो अब इसमें फिर से क्या नया है? यार, जब आप छोटे होते हो ना 5th क्लास तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों के ना जो एरियाज होते हैं वो सिर्फ सिंपल शेप्स तक सीमित होते हैं। जैसे कि सिंपल स्क्वायर का एरिया पूछ लिया, सर्कल का पूछ लिया, ट्रायंगल का पूछ लिया, रेक्टेंगल का पूछ लिया, बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन अब जो इसमें एरियाज आते हैं थोड़ा बड़ा होने के, आपके जो 6th to 8th के लेवल पे आने के बाद, तब आपसे कैसे पूछ लिया जाता है कि ये है, साथ में ये है, फिर एक ये है। अब आपको बताना है कि इस पूरी फिगर का एरिया क्या है। तो ये जो है ये किस लिए है? ये थोड़ा एक तो हाई लेवल हो गया, तो तो ये भी एरिया में ही गया ना। अच्छा, अब ये बताओ कि ये किया क्यों ऐसा? आपसे सीधा सीधा भी तो कह सकते थे कि एक रेक्टेंगल है,
एक सेमी सर्कल है और उसके नीचे एक ट्रायंगल है, और आपसे सिंपल भी तो पूछ सकते थे यार इसका बता दो, इसका बता दो, इसका बता दो। ये ऐसा क्यों करते हैं? आपकी विजुअलाइजेशन को एम्पावर करने के लिए। विजुअलाइजेशन आपकी जो आपको अब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्तता की ओर हमने प्राइमरी लेवल पे जरा सा भेजना शुरू किया था, अब हमें उसको डेवलप करना है पूरे तरीके से। समझ में आया? सो ये रीजन है, ये रीजन है कि हम ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं अब आपके 6th to 8th में, जब आप लोग एक्चुअली अपनी विजुअलाइजेशन पावर को, अपनी दृश्य दार्शनिकरण को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, और अब आप मुझे ये बताइए कि आपने दार्शनिकरण को हम इतना फोकस क्यों करके चलते हैं? हम ये अमूर्तता को, दार्शनिकरण को इतना फोकस क्यों करके चलते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि बच्चा इतना ज्यादा सोचे? हम तो जबकि ये सोच रहे थे कि हमारा एनसीएफ, हमारा करिकुलम ऐसा हो, एनसीएफ 2005 ने यही तो कहा था कि हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसे एंजॉय करे, उसे खेल खेल में से आनंदमय तरीके से सीख ले। फिर हम उसके इतना ज्यादा फोकस क्यों करें कि उसके दिमाग पे इतना बोझ डाल रहे हैं? एक्चुअली ये बोझ नहीं है, ये ही बच्चे के दिमाग को एक सुदृढ़ता देता है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसका ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उस पर फोकस करता है, उसके पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। क्योंकि विजुअलाइजेशन मैंने आपसे पहले भी कहा था इंपॉर्टेंट है, और हमारे पूरे करिकुलम का सिर्फ और सिर्फ जो छोटे लेवल पे एक फोकस है वो ये भी है कि विजुअलाइजेशन ऐसा हो कि बच्चा सोच समझ सके। ठीक है, ताकि वो हायर लेवल जो हमारा है कि रीजनिंग डेवलप कर सके, मैथमेटाइज थिंकिंग डेवलप कर सके, गणितीय सोच को समझ सके, उसको विकसित कर सके। वो कैसे होता है? वो विजुअलाइजेशन से शुरू होता है। डेटा हैंडलिंग इसका एक सीधा सीधा तरीका है जिससे हम बच्चे के विजुअलाइजेशन पे काम करते हैं, ग्राफ और डेटा हैंडलिंग। क्योंकि ग्राफ में आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप 1 महीने का अपना चार्ट तैयार कीजिए टेम्परेचर का, कैसे तैयार करेगा बच्चा? और जब वो अपनी रियल लाइफ से और मैथ्स के कंसेप्ट को डायरेक्ट जोड़ेगा ना, और उसमें ग्राफ्स वगैरह जब ये यूज करेगा, तब जब उसकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। और विजुअलाइजेशन यानी कि दार्शनिकरण, इससे क्या क्या बेटर होता है? इससे क्या क्या बेटर होता है? इससे बेटर होता है पहली बात तो समझ, अंडरस्टैंडिंग, जो इसी एज में सबसे ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि ये एज हमारी होती है 11 से 15 या 14 साल वाली। ये आपकी कौन सी एज होती है? याद कीजिए, पियाजे की थ्योरी से रिलेट कीजिए, याद कीजिए और ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी आपका एक तरीके का होमवर्क है कि आपकी कौन सी एज है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, जोन सी भी आपको समझ में, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद समझ, हमारी समझ विकसित होती है पहले तो, फिर हमारी विकसित होता है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति, कल्पना, इमेजिनेशन। आज कोई कुछ भी कर रहा है वो इमेजिनेशन का ही नतीजा है। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपने कहीं ना कहीं इस एज में सोचा था कि मैं बड़े होकर क्या करूंगा या क्या करूंगी। आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़े, कुछ लोग कामयाब भी हो गए, किन लोगों ने शायद 8th 9th में ही सोच लिया था मुझे इंजीनियर बनना है, तो उन्होंने उसी वक्त वहीं से शुरू कर दी तैयारी और आज वो इंजीनियर बन भी गए। कुछ लोग नहीं भी बन पाए इंजीनियर, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बन पाए इसका मतलब ये नहीं कि वो विफल हो गए, वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो किसका नतीजा है? वो इमेजिनेशन का नतीजा है, वो आपकी कल्पनाशीलता का ही नतीजा है। और उसके बाद है संगठन, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे एक बात सुनो, आपने एक चीज सोची कि मैं कल इस टीचर से एक क्वेश्चन पूछूंगा या एक डाउट पूछूंगा। उसके लिए अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं किया, यानी कि आपने टीचर के आने पे एकदम खड़े होकर तपाक से पूछ लिया, किसी तरीके को कुछ पीछे सोचा ही नहीं, कुछ तैयारी ही नहीं करी, तो आप कैसे पूछोगे? आपके मन में सिर्फ ये आया कि बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके पीछे कितनी चीजें आपको पहले करके रखनी पड़ेंगी।
आपको अगर कोई पेपर क्लियर करना है तो ये क्या है, ये आपने कल्पना की, आपने पहले समझा कि इस पेपर से मेरे लिए क्या फायदा होगा, फिर आपने कल्पना की कि हाँ मेरा ये पेपर क्लियर होगा, लेकिन उसके पीछे का ऑर्गेनाइजेशन भी तो फिर समझना है कि समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, मतलब उस पेपर के लिए मुझे क्या क्या सिलेबस जानना है, फिर कैसे कैसे पढ़ना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को डिवोट करना है। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन। आया आप लोगों को समझ में? ये था हमारा करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा पाठ्यक्रम। ये सारे कुछ चैप्टर्स थे, साथ में हमने जाना कि हमें क्यों उस पे विजुअलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ तक बच्चे की समझ बहुत हद तक डेवलप हो चुकी होती है। इस एज तक है ना, बच्चे का दिमाग इस तरीके से डेवलप हो चुका होता है कि वो देख चुका होता है कि हाँ मेरा एनवायरनमेंट कैसा है। अगर उसको अपने घर में पुरुष प्रधान समाज या पुरुष प्रधान एक तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, तो बच्चा खुद भी वैसे ही समझ को ओढ़ लेता है। तो इसी वजह से स्कूली तौर पे, विद्यालय तौर पे उसको एक ऐसा समाज दिखाने की कोशिश की जाती है जो न्यूट्रल हो। और वही चीज़ हम गणित में भी करते हैं कि उसे रैशनल थिंकिंग देते हैं, उसे एक लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच प्रदान करते हैं, ताकि वो हर चीज़ जो अपने पास देख रहा है उसे ओढ़ ना ले, उससे पूछे क्वेश्चन। ठीक है, तो यही था आप लोगों का आज का टॉपिक। और आप पहले मुझे ये बताएंगे कि हम कल की क्लास में कैसे करेंगे, मतलब कल आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2, मतलब यानी कि करिकुलम एट प्राइमरी लेवल और करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, इन दोनों के क्वेश्चंस कल देखना चाहते हैं, या एक एक करके सैटरडे और फिर मंडे के देखना चाहते हैं, या कोई और जिस तरीके से आपका सजेशन आप चाहें वैसे दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला कि 11 से 14 की कौन सी एज होती है। और अब आप बात करते हैं जो मैंने आपसे क्लास की स्टार्टिंग में गई थी, एक इजी सा होमवर्क जिसको करने में आपको मजा भी आएगा। आपका वो होमवर्क ये है कि हमारा इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। ये डिपेंड करेगा, मंडे शुरू करवाते हैं आप, ट्यूसडे, जैसे भी आपका दिल करे। लेकिन इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग एक होमवर्क करें, बिना नेट, बिना किसी बुक वगैरह के, सिर्फ अपनी समझ से मुझे बताएं कि क्या क्या दिक्कत आती है एक्चुअली टीचिंग में, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग भी कह लीजिए, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या दिक्कत आती है। आप सब लोग बीएड, जेबीटी या कुछ भी डिप्लोमा कर चुके हैं टीचिंग में, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, आप लोग भावी टीचर्स हैं, फ्यूचर टीचर्स हैं आप लोग। तो यही आपका होमवर्क है कि आप कम से कम एक आधी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर बताएंगे, चाहे कमेंट सेक्शन में बताओ, चाहे डिस्कशन ग्रुप में बताओ, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो ये आपकी आज की क्लास थी और ये आपका आज का होमवर्क है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, 2 जेन्युइन, बहुत जेन्युइन है, और एक ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो, अगर आप लोगों को लग रहा हो हाँ मेरी मेहनत आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद है, कि मैं इतने गला मेरा ख़राब है, बिल्कुल नहीं बोला जाता है मुझसे, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है मेरी मेहनत आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ अपने सेशंस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बच्चों को, जिन बच्चों को इस सेशंस की ज़रूरत है, उन्हें हेल्प मिल सके। और यही मेरा मोटिवेशन है, ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे आपके लिए सेशंस लाती रहूँ, मैं मेहनत करते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।